कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 4। आज जो हम बात करने वाले हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कि कोई एक कंप्यूटर होता है उसकी सबकी प्रोसेसिंग पावर डिफरेंस होती है। जैसे कि हमारी मोबाइल में भी अगर हम देखें तो उसमें आता है क्वाड कोर, ड्यूल कोर, ऐसा कुछ आता है, हमने सुना ही होगा, ऑक्टा कोर। जैसे में अगर आप लैपटॉप में अगर हम बात करें तो वो i3 आता है, वो i5 आता है, मतलब कि वो प्रोसेसर का एक मॉडल नेम है। लेकिन जो डिफरेंट साइज ऑफ प्रोसेसर आता है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज जो आती है, उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया है। तो सबसे नीचे जो दिया गया है वो है माइक्रो कंप्यूटर, उससे ऊपर आया है मिनी कंप्यूटर, बाद में मेन फ्रेम, और सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर। मतलब कि सुपर कंप्यूटर की सबसे हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती है और सबसे कम जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो होती है माइक्रो कंप्यूटर्स की। तो माइक्रो कंप्यूटर्स का साइड में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमारा जो कुछ भी डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, मोबाइल डिवाइसेस आते हैं, वो सब इस कैटेगरीज में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में। मतलब कि वो स्पेशली जो डिज़ाइन किए गए होते हैं वो फॉर द सिंगल यूज़र होते हैं, एक से ज़्यादा बंदा उसे ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो उसे माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। तो उसमें जनरली क्या आता है, एक सीपीयू आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, एक इनपुट डिवाइसेस आता है, एक आउटपुट डिवाइसेस जनरली दिया जाता है, और स्टोरेज यूनिट दिया जाता है, और कुछ सॉफ्टवेयर्स उसमें होते हैं। बट ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस में हम कीबोर्ड और माउस को बोल सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस में हमारी टच स्क्रीन या फिर हमारी जो लैपटॉप की और जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है उसे बोल सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस में अगर हम रोम मोबाइल की बात करें तो उसमें हम रोम को बोल सकते हैं, और डेस्कटॉप और लैपटॉप में बात करें तो हम उसे HDD बोल सकते हैं, मतलब कि हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। और उसमें हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं पहले से, और कुछ हमें अलग से अगर इंस्टॉल करने हैं तो हम कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क कर सकते हैं, मतलब कि मोर देन अ कंप्यूटर इंटरकनेक्ट करने के बाद हमारा जो कुछ भी डेटा होता है और बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं उसे शेयर कर सकते हैं। मतलब कि एक छोटी सी ऑफिस है जिसमें 5 बंदे काम कर सकते हैं, लेकिन पाँचों बंदों को प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब पाँचों के लिए प्रिंटर लेना फिजिबल तो नहीं है ना, वो तो बट ऑब्वियस से बजट से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि हम एक प्रिंटर खरीदते हैं और रिमेनिंग पाँचों को वो शेयर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं नेटवर्किंग। नो डाउट नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट हम सिलेबस में आगे अलग से देखेंगे, लेकिन उसका जो शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कर सकते हो, और एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा बंदा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे अवेलेबल है आज की डेट में जिसे हम शेयर कर सकते हैं, मतलब कि एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करो और मल्टीपल यूज़र्स को अगर वो प्रोवाइड करना है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ यूज़र काफ़ी लिमिटेड हो गए। आज की डेट में जो सबसे पहले जो आया था मार्केट में वो IBM PC आया था, जिसमें पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सबसे पहले 486 प्रोसेसर बोला जाता था। बाद में आया था इंटेल पेंटियम 1, बाद में आया पेंटियम 2, 3, 4, बाद में बीच में आई थी सेलेरॉन सीरीज़, इंटेल सेलेरॉन सीरीज जो कम बजट में इंट्रोड्यूस किए थे। बाद में आया था HT टेक्नोलॉजीज़, बाद में आई थी कोर टू ड्यूल कोर, और बाद में हम सुन रहे हैं i3, i5, i7, और उसमें आता है 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे प्रोसेसर्स होते हैं। और IBM के बाद ही इमीडिएटली मैकिन्टोश ने अपने माइक्रो कंप्यूटर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था डेस्कटॉप और टैबलेट के कंपटीशन में। आगे अगर हम बात करें तो अब आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं फॉर द मल्टी यूज़र डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा बंदे उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे भाई, कीबोर्ड तो एक ही होगा, माउस तो एक ही होगा, लेकिन क्या होगा, उसका जो हार्डवेयर होगा ना वो शेयर्ड हार्डवेयर और शेयर्ड सॉफ्टवेयर होगा। मतलब कि बंदे डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके उसके कुछ भी जो रिसोर्सेज होंगे डायरेक्टली जो शेयर कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला ना, प्रिंटर को अगर हमें शेयर करना है तो वो शेयर कर पाएंगे, लेकिन वो एक अलग से अटैच्ड हार्डवेयर है प्रिंटर। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिस्टम में ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड हार्डवेयर है, मतलब कि जो प्रोसेसर है, रैम है, उसको अगर हमें यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि मेरे मान लो कि सिस्टम में 16 GB रैम है और उसे मुझे यूज़ करना है शेयर्ड में, मतलब कि मेरे भाई का या फिर किसी का लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, उसकी रैम कम है तो हम दोनों शेयरिंग में अपना मशीन यूज़ करें। ऐसा तो हमारे लैपटॉप में और डेस्कटॉप में नहीं होता है ना। तो मिनी कंप्यूटर्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसकी जो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे कि विंडोज़ आती है, वो एक अलग से आती है, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, और वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो
या इसमें भी IBM नंबर 1 है आज की डेट में, और उसका जो पर कंप्यूटर डिवाइस होता है, पर मशीन जो कॉस्टिंग होती है 5 लाख से 15 लाख की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट और आप कौन सी बजट में लेते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट लेते हैं। इसमें तकरीबन 256 GB तक रैम लगा सकते हैं, 2 प्रोसेसर अटैच कर सकते हैं, और उसमें जो कुछ भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप जिसे हम बोलते हैं, टीम व्यूअर बोलते हैं ना, टीम व्यूअर में क्या होता है, टीम व्यूअर में हम हमारे मशीन में बैठ के ही किसी और का मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन समझना ठीक से, इसे शेयर्ड हार्डवेयर नहीं बोल सकते। मतलब कि क्या, जब हम टीम व्यूअर यूज़ करते हैं तब हमारा ही हार्डवेयर यूज़ होता है और हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब यूज़ होती है। जब हम सामने वाला का इस्तेमाल करते हैं तब सामने वाला, मतलब कि टीम व्यूअर से चाहे हम कनेक्ट हो गए, लेकिन टीम व्यूअर कहाँ का यूज़ हो रहा है, टीम व्यूअर का इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, टीम व्यूअर में जो कीबोर्ड माउस हम ऑपरेट कर रहे हैं वो कहाँ के है। ठीक है, हमारी रैम तो बट ऑब्वियस से ऑक्यूपाई होगी ना, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। अब समझ लो आप फोटोशॉप का काम कर रहे हो और एक पीसी में आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो जिसमें हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज रिक्वायरमेंट है, और आपका जो मशीन है वो तो 2 GB रैम वाला है। तो अब क्या करना है, अब आपको रिमोट डेस्कटॉप करना है, और वो जो डिज़ाइन किया होगा कंप्यूटर वो कैसा होगा, वहाँ का ही फोटोशॉप यूज़ होगा, वहाँ का ही प्रोसेसर यूज़ होगा, वहाँ का ही रैम यूज़ होगी। आप तो यहाँ से बस कीबोर्ड और माउस से ऑपरेटिंग करेंगे, तो उसे बोलते हैं टर्मिनल, बराबर, टर्मिनल। ठीक है, आगे जाके और टर्मिनल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक इतना ही। अब मेन फ्रेम्स क्या होता है, मेन फ्रेम्स बट ऑब्वियस से माइक्रो और मिनी से प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती है, लेकिन अब बात करें तो 100-150 यूज़र से ज़्यादा यूज़र्स है, जिसमें 500 या फिर हज़ारों यूज़र एक साथ, हज़ारों से भी ज़्यादा एक साथ यूज़र किसी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और ये जो यूज़ किया जाता है बैंकिंग सेक्टर्स, रेलवे सेक्टर्स, बसिंग सिस्टम्स, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे में तो सभी लोग गए ही होंगे, वहाँ पे एक छोटा सा मशीन लगा हुआ होता है जिसमें हमें हमारा PNR नंबर इनपुट करने का होता है, और जैसे PNR नंबर हम इनपुट करते हैं तो हमारा जो टिकट का जो स्टेटस होता है, रिजर्व्ड या फिर वेटिंग, कौन सा नंबर है हमारा सीटिंग का, वो सब हमें दिखाता है। अब वो जो छोटा सा मशीन होता है, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डम टर्मिनल, उसे बोलते हैं डम टर्मिनल। अब ये डम टर्मिनल के पास किसी भी तरह का स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती, उसके पास सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, एक इनपुट हार्डवेयर और एक आउटपुट हार्डवेयर। जो कुछ भी इनपुट करेगा उसका डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, उसकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट करने के लिए हमारा मशीन चला जाएगा टू द मेन फ्रेम सर्वर, जिसे सर्वर हम कह सकते हैं, और वहाँ से ही हमारी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी उसका एक आउटपुट जनरेट करके हमारे सिस्टम में वापस आएगा और स्क्रीन पे हमें दिखा दिएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई लेवल कॉस्टिंग होती है बट ऑब्वियस है। ठीक है, हमारा जो मशीन होगा उसे स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ता है फॉर 24/7। ठीक है, क्योंकि मालूम नहीं रात को भी कोई ऑपरेट कर सकता है, दिन में भी ऑपरेट कर सकता है, और अगर किसी भी रीज़न के वजह से वो बंद हो गया तो समझो कैसे मैनेज करोगे ये सब। तो उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक कंप्यूटर बंद हो जाए तो दूसरा चालू हो जाए। मैंने एक पहले लेक्चर में ऐसा बोला था। ठीक है, और आगे हम आप बात करें तो मेन फ्रेम्स में मल्टी यूज़र्स होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र्स मतलब कि एक से ज़्यादा बंदे एक ही साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग हो सकता है, मतलब कि लाखों की संख्या में पूरे इंडिया में पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ सेकंड की अगर हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में PNR स्टेटस चेक किए जाते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, हम ATM मशीन जो भी यूज़ करते हैं वो भी डम टर्मिनल होते हैं, मतलब कि हमारी जो कुछ भी वैलिडेशंस होती है, जब हम डेबिट कार्ड इनपुट करते हैं उसका पिन नंबर वेरीफाई होता है, बैंक की बैलेंस हमें जो स्क्रीन पे दिखा रही है वो हमारे मशीन में, ATM मशीन में कुछ स्टोर नहीं किया होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है सब मेन फ्रेम्स में। ठीक है, हमारा जो मशीन हमारे सामने जो होता है उसे बोलते हैं डम टर्मिनल, उसके पास कुछ भी प्रोसेसिंग या फिर डिसीजन पावर नहीं होता है, सब होता है वो मेन फ्रेम में होता है। अब बात करते हैं सबसे आखिर में सुपर कंप्यूटर्स। आज की डेट में सबसे हाईएस्ट प्रोसेसिंग पावर, सबसे ज़्यादा स्टोरेज पावर जो होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इंडिया में भी ये सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल है,
जिसे नाम दिया गया है परम, सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। अब सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर मतलब कि क्या, यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ड बाय इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर दैट कैन वर्क इन अ पैरेलल। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी चीज में ये जितना 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है ना उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ी देर पहले मैंने मेन फ्रॉम कंप्यूटर बोला था और उसमें बोला था 256 GB तक रैम की आप अटैच कर सकते हो और 2 प्रोसेसर अटैच कर सकते हो। अब माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं जिसके हम डेस्कटॉप बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं, स्मार्टफोन्स बोलते हैं, उसमें कितने प्रोसेसर्स आते हैं, एक प्रोसेसर ही आता है। अब जो आप क्वाड कोर बोलते हो, ऑक्टा कोर बोलते हैं, वो क्या होता है, वर्चुअल प्रोसेसिंग बोलते हैं उसे, मतलब कि एक ही प्रोसेसर एज अ मल्टीपल पर्सन काम करता है। मतलब कि एक बंदा लेफ्ट हैंड से भी लिखता है और राइट हैंड से भी लिखता है, मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, ड्यूअल कोर। लेकिन बंदा कितना है, एक ही है। 3 इडियट याद है ना, उसमें जो प्रोफेसर था, ठीक है, उसमें उसको अपना माइंड को कैसे डिजाइन किया था, दोनों हाथ से वो लिख सकता है, मल्टीटास्किंग, तो उसे बोलते हैं थ्रेडिंग। समझना, थ्रेडिंग बोलते हैं, मतलब कि एक ही जो जगह है उसे उसके पास ही मोर देन अ टास्क करवाना एट अ सेम मोमेंट ऑफ टाइम। प्रोसेसर तो एक ही है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, पैरेलल ऑफ प्रोसेसर्स, मतलब कि फर्स्ट प्रोसेसर, सेकंड प्रोसेसर, थर्ड प्रोसेसर। अब सभी प्रोसेसर मल्टीपल टास्क कर सकते हैं एट अ मोमेंट ऑफ अ टाइम, जिसे थ्रेडिंग बोलते हैं। ड्यूअल कोर में 2 टास्क एट अ टाइम हो सकते हैं, क्वाड कोर में एट अ टाइम 4 टास्क सेम मोमेंट ऑफ टाइम हो सकते हैं, ऑक्टा कोर में 8 टास्क हो सकते हैं। छोटे छोटे टास्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ, थ्रेडिंग क्या है वो आगे के सिलेबस में हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर, मतलब कि 1-2 प्रोसेसर या 10-15 प्रोसेसर की या 100-200 प्रोसेसर की बात नहीं कर सकते, पूरा रूम समझ लो, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर, और वो भी मल्टीटास्क सब कर सकते हैं। अब इमेजिन करो तो उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज क्या होगी। सबसे नीचे लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है 529.4 टेराफ्लॉप्स, 529.4 टेराफ्लॉप्स। अब ये नंबर जो दिया गया है वो क्या है, जब बेसिक ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने लिखा था कि 1 या 2 मिलियन तक की जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो हमारी कंप्यूटर होगी वो पर सेकंड ऑपरेट परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि 5+7 ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हुई, 2+7 ये सेकंड इंस्ट्रक्शन हुई, 10 × 3 ये सेकंड इंस्ट्रक्शन हुई। अब सभी का नंबर्स के साथ या इंटीजर में। अब मान लो ये फ्लोटिंग नंबर हुआ है, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है फ्लॉप्स का, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। अब ये कितना हुआ, मिलियन में, बाद में आया बिलियन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं टेरा की, मतलब कि हाईएस्ट। अब समझो 529.4 टेरा, मतलब कि हम हजारों की, लाखों की बात नहीं कर रहे, करोड़ों की बात नहीं कर रहे, उससे ज्यादा बड़ा नंबर की बात कर रहे, पर सेकंड में वो परफॉर्म कर सकता है। तो उतनी उसकी क्या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है। और जो ये यूज किया जाता है, बीच के पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग आज की डेट में बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च में, मतलब कि अभी जो दुनिया की आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी जो चल रही है कोरोना, उसके जो कुछ भी रिसर्च होते हैं, ठीक है, उसमें ये सुपर कंप्यूटर अगर हमें इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, बायोलॉजिकल में और न्यूक्लियर में, एयरक्राफ्ट में, ठीक है, ये सब जगह पे ये सुपर कंप्यूटर का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो ये कर सकते हैं। तो आज का डेट का जो टॉपिक था बस इतना ही था। आगे के वीडियोस में और नए टॉपिक्स लाऊंगा, और कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसका जितना जल्दी हो सके वो उतना मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।